आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के पार्ट 2 का पोर्शन ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस पोर्शन से जो रिलेटेड प्रोविजन है, रिलेटेड सेक्शन है, वो है सेक्शन 49 एंड 50। अंडर दिस पोर्शन ये डिस्कस किया गया है कि अगर तो एक डिक्री जजमेंट डेटर के पास के अगेंस्ट पास होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री उसकी डेथ हो जाती है जजमेंट डेटर की, तो जब क्या ये डिक्री उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है बाय डिक्री होल्डर। और जब डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर के रिप्रेजेंटेटिव या ट्रांसफरी के खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, तो उस टाइम उस सब्सिक्वेंट जब जजमेंट डेटर की ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होती हैं और उसके क्या राइट्स होते हैं डिक्री होल्डर के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है। सो सेक्शन 49 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 49 टाइटल ट्रांसफरी। इस सेक्शन में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि जब एक सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर जिसके खिलाफ डिक्री पास नहीं हुई लेकिन ओरिजिनल जजमेंट डेटर की डिक्री इसके खिलाफ एग्जीक्यूट करवाई जा रही होती है, क्योंकि ये ट्रांसफरी होता है, तो उस टाइम इस सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर के ओरिजिनल डिक्री होल्डर के अगेंस्ट क्या राइट्स और क्या इसकी ऑब्लिगेशन होती हैं, ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। So section 49 state that every transferee of a decree shall hold the same subject to the equities if any with the judgment debtor might have in force against the original decree holder। So section 49 को अगर एक सिंपल लाइन में हम करें कि जो भाई ओरिजिनल जजमेंट डेटर की इक्विटीज़ यानी राइट और ऑब्लिगेशन थी ना ओरिजिनल डिक्री होल्डर के खिलाफ, जो वो इसके अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकता था, सेम वही इक्विटीज़ यानी राइट और ऑब्लिगेशन होती हैं ट्रांसफरी ऑफ डिक्री के ऊपर, मतलब सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर के ऊपर भी। मतलब जो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री होल्डर की राइट्स थे वही सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ होंगे, और जो ऑब्लिगेशन इस पर थी जजमेंट डेटर के फॉर्मर जजमेंट डेटर की ओरिजिनल डिक्री होल्डर के लिए, वही सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर के ऊपर भी वही सेम ऑब्लिगेशन होगी, उससे कम या ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आई होप ये सेक्शन सिंपल सा था, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर इसको एक एग्जांपल से समझें कि मिसाल के तौर पर जो ओरिजिनल जजमेंट डेटर था, फॉर्मर जजमेंट डेटर, उसके खिलाफ ये डिक्री पास हुई थी कि उसने 50 लाख पे करने हैं। अब दूसरा कोई यही डिक्री जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर के खिलाफ, तो अब चूँकि उस पर ऑब्लिगेशन थी पहले वाले जजमेंट डेटर पे, उसने 50 लाख रुपए पे करने थे, तो उस पर भी ट्रांसफर ऑफ डिक्री जो नया जजमेंट डेटर है उस पर भी यही सेम ऑब्लिगेशन होगी। उस पर ये नहीं कहा जाएगा कि आप लाख रुपया पे करो। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 50 जो कि डील करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। इसके टोटल 2 सब सेक्शन है। इसके अंदर ये सिचुएशन डिस्कस की गई है कि अगर तो जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, मतलब डिक्री तो उसके अगेंस्ट ही पास हुई है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन से पहले अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें यह बताया गया है कि फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ ये डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, और किस तरह एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, उनके खिलाफ उन पर कितनी हद तक लाइबिलिटी होगी इस डिक्री एग्जीक्यूशन वाले से, वो हम लोग इस सेक्शन में कवर करेंगे। सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 स्टेट दैट वेयर अ जजमेंट डेटर, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 स्टेट दैट where a judgment debtor die before the decree has been fully satisfied, कि अगर एक जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है डिक्री के मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई यानी कि एग्जीक्यूशन होने से पहले, इट्स मीन ये इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है कि डिक्री तो पास हो गई है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट लेकिन एग्जीक्यूशन होने से पहले उसकी डेथ हो गई, देन द होल्डर ऑफ अ डिक्री, तो जो डिक्री होल्डर होगा मतलब जो डिग्री दार होगा जिसके फेवर में डिसीजन आया होगा, वो मे अप्लाई टू द कोर्ट, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है विच पास इट, जिसने डिक्री को पास किया होगा उसी कोर्ट के अंदर वो ये दरख्वास्त दे सकता है कि आप अब उस पास तो किया था वैसे एग्जीक्यूट भी करें, टू एग्जीक्यूट द सेम, कहेगा इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज़, यानी जो डिजीज़ जजमेंट डेटर है
जो फोर्थ हो चुका है मतफी है जजमेंट डेटर, अब वो कहता है उन्हें दरख्वास्त देगा जिस कोर्ट ने डिक्री पास होगी उसी को कहेगा कि भाई आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ ये डिक्री एग्जीक्यूट करवाओ, डिक्री होल्डर ये दरख्वास्त देगा। सबसेक्शन 2 वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब ये जब ये डिक्री इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूट होगी देन ही शैल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज विच ही हैज़ कम टू हिज एंड एंड हैज़ नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज ऑफ। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस हद तक लाइबल होगा कि जो प्रॉपर्टी मतफी के थ्रू इसके पास आई है विरासत में, सिर्फ उस प्रॉपर्टी की हद तक लाइबल होगा। और ये प्रॉपर्टी जो कि आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ भी नहीं हुई, मतलब वो जो उसने आगे बेची वगैरह भी नहीं, आगे किसी तरह ट्रांसफ़र भी नहीं की, सिर्फ उस हद तक, मतलब जितनी मतफी के ऊपर मतफी की जितनी प्रॉपर्टी इसके हाथ में आई है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ उस हद तक ही ये लाइबल होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। एंड फॉर द पर्पस ऑफ अ सर्टेन सच लाइबिलिटी, और इस लाइबिलिटी को सर्टेन करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवा रहा होगा उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो स्यू मोटो बजाते खुद या डिक्री होल्डर की दरख्वास्त पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये भी कह सकता है कि आप जो है वो काउंट्स वगैरह मेरे सामने प्रोड्यूस करें। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, मिसाल के तौर पर यही ले लेंगे 10 लाख की डिक्री पास हुई है जजमेंट डेटर के खिलाफ, लेकिन उसकी डेथ हो गई डिक्री के एग्जीक्यूशन होने से पहले, तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ ये 10 लाख रुपए पे करने के लिए कोर्ट कह सकता है, डिक्री होल्डर दरख्वास्त देगा कि आप करें। और उसको जो है वो जितनी मालियत की प्रॉपर्टी आई है जजमेंट डेटर की डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख की है। तो वो कोर्ट में ये कह देता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 6 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी इसके पास आई है, जबकि डिक्री जो है वो 10 लाख की थी, इसलिए मैं सिर्फ 6 लाख के पे करने का ही वो हूँ, जो है बाउंड हूँ मैं बाकी के 4 लाख पे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो उसके खिलाफ डिक्री पास हुई थी ना, और उस पर लाइबिलिटी थी मुझ पर, तो ये सेकेंडरी लाइबिलिटी बन रही है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द ओरिजिनल जजमेंट डेटर। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस हद तक ही लाइबल हूँ, और लॉ भी कहता है कि सिर्फ ये उसी हद तक लाइबल है, यानी कि सिर्फ 6 लाख तक लाइबल है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये कुछ हेरा फेरी कर रहा है, इसके पास और भी कुछ बैंक अकाउंट में भी कोई पैसे थे जजमेंट डेटर के, वो भी इसके पास आए हैं, उसे कुछ और भी इसकी कोई जायदाद वगैरह मिली है जिसकी मालियत बढ़ा के 10 लाख या उससे ज़्यादा हो ही जाती है, तो इस सिचुएशन में उसे अकाउंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा ताकि वो चीज़ मेक श्योर करे, मतलब वो कोर्ट उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करेगा जो सब्सिक्वेंट जजमेंट डेटर होगा कि वो आगे कह दे कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करेगा। कोर्ट अगर चाहे तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अकाउंट्स की डिटर्मिनेशन भी कर सकता है कि वाकई इसके पास इतने ही पैसे हैं, वाकई इसकी कम लाइबिलिटी बन रही है, इसके पास इतने नहीं इसको मिले कि जिससे जो ओरिजिनल लाइबिलिटी बन रही थी, जितनी लाइबिलिटी बन रही थी जजमेंट डेटर पर, वो उतनी पे कर सके, तो उसके लिए वो अकाउंट की डिटर्मिनेशन कर सकता है कोर्ट। तो ये थे सेक्शन 49 और 50, बाकी के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।